Good afternoon, dear learners. Welcome to Filler Form. आप सबका फिलर फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं। मैं रितु की सीडीपी टीचर, मैं आपकी सीडीपी की क्लासेस ले रही हूं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए मेरे से। सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होइए ताकि मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं। तो कुछ देर में वेट करती हूँ सबके आने का। सभी लोग आ जाइए तो फिर मैं क्लास कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिल द फॉर्म पे। मेरा नाम रितु है और मैं आपको सीटीपी पढ़ाती हूँ। आपकी सीटीपी क्लासेस मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो आप सब जल्दी जल्दी हो सके जितनी जल्दी हो सब ज्वाइन हो जाइए। आज की क्लासेस हमको स्टार्ट करनी है और जो डिस्कशन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने अभी तक कराया। और जो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी शिक्षक भर्तियों में पूछे जाते हैं। जो भी शिक्षा भर्ती से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो सबके लिए बहुत यूजफुल है ये। तो आप सब जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए मेरे से। और जो लोग मुझसे ज्वाइन होते जा रहे हैं अपना नाम लिखते जाइए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मुझसे ज्वाइन हो रहा है। ओके, जो ज्वाइन हो रहे हैं वो अपना नाम भी डालते जाएं। आप सबको गुड आफ्टरनून है। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तब तक धीरे धीरे सभी हमसे जुड़ते रहें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आप हमारी पहली पेज देख रहे हैं वो है आपको फिलर फॉर्म की जो ऐप है। वहाँ से आपको बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सुविधाएं हैं वो जो अवेलेबल कराई जा रही हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी कुछ जो अपडेट लेटेस्ट आ रहे हैं उन सब के बारे में आपको बताया जा रहा है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप फिलर फॉर्म के ऐप पे जाइए। वहाँ से जो भी आपको क्वेरी है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है उसके बारे में आप वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारी आपकी केवीएस एनवीएस की परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी तैयारी कराई जा रही है। जो भी बच्चे पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये क्लासेस जो हैं वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट जिन बच्चों का है उसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट की क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है अपने उस टाइम पे जाके ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बात करें तो जो 8 AM पे आपकी चल रही है वो है करंट जीके। 9 AM पे आपकी जो चल रही है वो है एसएसटी और 10 AM पे आपकी मैथ्स चल रही है और 12 PM पे आपकी जीके है और 1 PM पे जनरल इंग्लिश और 1 PM पे संस्कृत। 3 PM जो आपकी है वो है सीडीपी। जो सीडीपी क्लासेस मैं लेती हूँ एवरीडे 3 PM और 4 PM पे आपकी है रीजनिंग। 5 PM पे आपकी होम साइंस है और 6 PM पे है आपकी एनवायरमेंटल और 7 PM पे आपकी कंप्यूटर है और 10 PM पे आपकी जर्नल हिंदी है। ठीक है, ये कोर्सेज जो हैं आपके 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारी न्यू सीटेट की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें भी आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं। जो भी बच्चे एसएसटी आर्ट्स से हैं या जो साइंस से हैं सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं। और आप जो बच्चे इंग्लिश लिए हैं उनके लिए लैंग्वेज के लिए भी इंग्लिश और जो बच्चे संस्कृत से हैं उनके लिए भी 1 PM पे संस्कृत है। तो दोनों सब्जेक्ट के लिए हमको कहीं और नहीं जाना है। आपका एक ही मेन है फिलर फॉर्म जहाँ पे आपको दोनों सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जो आप लैंग्वेज से आप हैं उस लैंग्वेज को आप ले सकते हैं। जो जिनकी क्लासेस आपकी 1 PM पे चल रही हैं और जो बच्चे एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं सेकंड पेपर के लिए उनके लिए भी 9 AM पे आपकी एसएसटी है और सीडीपी क्लासेस जो सभी के लिए एज यूजुअल है 3 PM पर है। वो क्लासेस मैं ले रही हूँ आपकी और 4 PM पे रीजनिंग है आपकी। इन्वायरमेंट साइंस जो फर्स्ट में आती है आपकी फर्स्ट पेपर के लिए सीटेट में प्राइमरी टीचर के लिए वो भी आपकी 6 PM पे चल रही है और 7 PM पे आपकी कंप्यूटर है और 10 PM पे हिंदी चल रही है। ये आपकी कोर्सेज जो हैं वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए जो भी आप क्लासेस नहीं ले पाए हैं या जो बच्चे नए हैं वो जाके पीछे लिंक से
अपनी क्लासेस लेकर उस यूज़ कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं और अभी क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं। ये जो हमारी कोर्सेज़ है वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वाइगोट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट या इसे सोशियो कल्चर थ्योरी भी कहते हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या मॉरल डेवलपमेंट्स, और उससे पहले हमने जीन प्याजे को पढ़ा था, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। ये जो तीनों थ्योरी है आपके सी टेट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस एनवीएस या जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये तीनों जो हैं आपके मनोवैज्ञानिक, इन तीनों लोगों से प्रश्न कंपल्सरी आते हैं। आपके 2 से 3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं यहाँ से। तो जो 2 हम पढ़ चुके हैं और जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इन दोनों से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बनते हैं। तो एक बार जब आप इस थ्योरी को समझ जाएँगे, फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन खुद क्रैक करेंगे, अच्छा लगेगा। अगर थ्योरी आपको समझ में आ जाती है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है कि आपके जो 4-5 नंबर जो इससे पूछे जाते हैं, वो आपके पक्के हो जाएँगे। ठीक है। फिर इन्होंने वाइगोट्स्की जी ने जो थ्योरी दी थी वो किस पे दी थी? समाज को लेकर दी थी, इसलिए इनके थ्योरी को सोशियो कल्चर या समाज सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात मेरी? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले अब जान लेते हैं, इनका जो पूरा नाम था लेव वाइगोट्स्की। इनका जन्म जो हुआ था 1896 से 1934। बहुत कम ही आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, लगभग 38 साल की आयु में ही जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। इनका जो कार्य क्षेत्र था मेन रूप से बच्चों का जो विकास का क्षेत्र था वो समाज को लेकर रिलेटेड था। इन्होंने जो अपना काम किया वो समाज को देखते हुए बच्चे का विकास होता है, इस पर लेकर उन्होंने अपनी थ्योरी दी, इसलिए इनकी थ्योरी का नाम जो पड़ा वो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पड़ा। ठीक है। इन्होंने इनका जो मेन कनेक्शन था कि जो भी बच्चा है, जो भी लर्नर है, वो अपने समाज के द्वारा जो अपने अपनी समझ का निर्माण करता है, उसके द्वारा ही उसकी समझ क्या होती है, विकसित होती है। तो इनका जो मेन सेंटर पॉइंट था जो अपनी थ्योरी को लेकर, वो क्या था? समाज था। उस समाज को लेकर ही वो अपनी थ्योरी को, बच्चे को जो विकास होता है, उसका इंटरेक्शन होता है, उसका मुख्य केंद्र बिंदु समाज है और समाज से ही वो इंटरेक्ट करके अपनी समझ का निर्माण करता है। ये एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। इनका क्या था कि बच्चा जो भी अपनी समझ का निर्माण करता है, वो कैसे करता है? उसके अंदर समझ निर्माण करने की शक्ति है। वो जो भी सोचता है वो उसका एक निर्माण, एक आधार होता है, इसलिए इन्हें रचनावादी कहते हैं और वो आधार क्या है? वो हमारा समाज है। इसलिए इनकी थ्योरी का नाम सोशियो कल्चर थ्योरी भी पड़ा। चलिए तो फिर हम आगे बात करते हैं। जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं मुझसे, वो अपना नाम भी डालते जाइए ताकि मुझे पता चले कि कौन-कौन मेरे क्लास में है। ठीक है? और जो भी बात आपको समझ में ना आ रही हो, कुछ भी अगर आपको क्वेरी हो रही हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम जानते हैं कि इनका सिद्धांत क्या था। ठीक है? वाइगोट्स्की क्या थे? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोट्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत मानव शिक्षा का समाजशास्त्रीय सिद्धांत सीखने को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझते थे। यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने समाज के द्वारा सीखता है, जो भी अपनी समझ का निर्माण होता है उसका, वो समाज के में जो क्रिया होती है उसके द्वारा ही वो उसका निर्माण करता है और सीखता है और अपनी समझ को विकसित करता है। इस सिद्धांत का मानना है कि मानव बुद्धि हमारे सांस्कृतिक वातावरण से उत्पन्न होती है और सामाजिक संपर्क अनुभूति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सिद्धांत में मेन इनका मानना था कि जो भी हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो भी कुछ है, वो हमारे संस्कृति से इफेक्टेड होकर ही बच्चा कुछ नया सीखता है, जानता है और हमारे सोशल वातावरण में इंटरैक्ट करता है और अपने अनुभव जो भी वो वहाँ से एक्सपीरियंस ग्रहण करता है,
उसको वो और डेवलप करता है। यानी जो भी उसका समझ का निर्माण होता है वो मेन उसका बेसिस क्या होता है? समाज और उसकी संस्कृति होती है। उससे वो कुछ नया सीखता है, नया कुछ अर्जित करता है और अपनी समझ का और विकसित करता है। अपने समाज से इंटरैक्ट होकर वो कुछ नए कार्य को सीखता है, नई क्रिया करता है। यहाँ तक क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? कि इनका जो सिद्धांत था वो मुख्य रूप से किसके ऊपर आधारित था? समाज के ऊपर। यानी व्यक्ति को जो लर्नर है, जो भी है वो व्यक्ति, उसका विकास कैसे होता है? उसका सर्वांगीण विकास के लिए समाज और संस्कृति ही उसकी मुख्य आधार है। उसके आधार पे ही वो कुछ नया सीखता है और कुछ नया करता है, उसी से एक्सपीरियंस को वो पाता है। यहाँ तक क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? चलिए फिर आगे बात करते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। वाइगोट्स्की को संरचनावादी की संज्ञा दी गई है। यानी कि इन्होंने जो कहा कि बच्चा जो एक समझ का निर्माण उसके अंदर जो समझ डेवलप होती है वो उसका खुद निर्माण करता है और वो किससे इंटरैक्ट होके करता है? वो समाज से इंटरैक्ट होके करता है। जो भी उसके संज्ञान का विकास होता है उसका मुख्य आधार उसका समाज और उसकी संस्कृति होती है। इसलिए और इनके सिद्धांत को मुख्य रूप से मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। इनके अनुसार कि बच्चे जो भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जो भी करते हैं, उनको एक उचित दिशा निर्देश मिले। वो दिशा निर्देश कहाँ से मिलेगा उसे? उसे अपने समाज से, अपने संस्कृति से मिलेगा और उसका अगर उचित डायरेक्शन हुआ, तो वो क्या होगा? उसका जो विकास होगा सही दिशा में होगा। और वो जो कुछ भी सीखेगा, वो एक सही डायरेक्शन में जाएगा। इसके लिए उसे क्या ज़रूरत है? अपने समाज की सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो उसे अपने लोगों से, अपने आस-पड़ोस, अपने स्कूल, अपने विद्यालय, हर जगह से जो उसे मिल रहा है। नेक्स्ट इनके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो थे थ्योरी के, वो क्या थे? इनका था डेवलपमेंट, सोशल इंटरैक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। जो व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है उसका 3 एस्पेक्ट जो मुख्य तत्व इन्होंने माना, वो किसको माना? सोशल इंटरैक्शन को माना यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया को माना, लैंग्वेज भाषा को माना और कल्चर को माना। इसको हम आगे विस्तार रूप में पढ़ेंगे। ठीक है? तो सोशल इंटरैक्शन एंड डेवलपमेंट, जितना वो समाज से इंटरैक्ट होगा, उतना ही उसका विकास अच्छा होगा। लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, जैसे-जैसे वो समाज से इंटरैक्ट होगा, उसका लैंग्वेज भी डेवलप होगा और लैंग्वेज क्या है? किसी भी व्यक्ति को अपने विचार, अनुभव प्रकट करने का एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। यानी यहाँ एक औज़ार है अपने बातों को एक्सप्रेस करने का, बताने का। यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज को एक टूल माना जो कम्युनिकेट करता है व्यक्ति को उसके समाज से। कल्चर एंड डेवलपमेंट, वो जैसे अपनी संस्कृति से जो भी रहन है, सहन है, जैसा उसकी सभ्यता है, वो जैसे जितना अच्छा अपने पूर्वजों से जो प्राप्त हुआ है, जो वो देख रहा है, जो उसकी कल्चर है, जो संस्कृति सभ्यता आती रही, उन चीज़ को वो फ़ॉलो करके आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे उसका विकास भी आगे होगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, वाइगोट्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। यानी इन्होंने कहा कि हम अपनी समझ का निर्माण करते हैं, जो बच्चा है वो अपनी समझ का निर्माण करता है और किसके उसमें करता है? समाज में रहकर वो अपनी समझ का निर्माण करता है। जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। वाइगोट्स्की जो थे, इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य में ही बात करी कि बच्चे का जो संज्ञान संज्ञान है, जो भी उसकी मानसिक क्रियाएँ हैं, वो किस तरह डेवलप होती हैं, वो किसके बेसिस पे चलकर अपने जो संज्ञान का विकास है, वो किसके बेसिस पे जाके करता है और वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट होके उस चीज़ को करता है। यहाँ पे इनका जो मेन था कि जो बच्चे का संज्ञान का विकास हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? समाज
के द्वारा वो समाज में रह के अपनी समझ का निर्माण करता है। वहीं पे जीन पियाजे जी का जो था संज्ञानात्मक विकास में, उन्होंने उसका अपने संज्ञानात्मक विकास को उम्र का बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को आधार माना और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास को समाज का आधार माना। वहीं पे वाइगॉट्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार बनाते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात कि जीन पियाजे जी ने अपने संज्ञानात्मक विकास को किसको माना? बच्चे की उम्र के माना कि जैसे-जैसे बच्चा अपनी उम्र में जाता है, जैसे-जैसे उसकी उम्र उम्र बढ़ती है, वो वैसे-वैसे उसका समझ बढ़ता है। वहीं पे वाइगॉट्स्की जी कहते हैं कि बच्चे का इंटरैक्शन जैसे-जैसे समाज के साथ बढ़ता है, वैसे-वैसे उसकी समझ का निर्माण होता है। इनका कहना था कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है, इन्फेंसी पीरियड में होता है, तब उसमें जो होता है सामाजिक विकास नहीं होते हैं। उस समय जो बच्चे का विकास होता है, वो केवल अपने ऊपर ही ध्यान आकर्षित करता है। वो जो कुछ भी सोचता है, वो अपने स्वार्थ में रह के करता है। वो अपने लिए खिलौने, गुड्डे हर चीज़ों का जो चीज़ होती है, वो अपने लिए उसे पसंद होती है, इसलिए वो अपनी चीज़ों के लिए ही ज़्यादा इंटरैक्ट होता है, अपने ऊपर उसका फ़ोकस जो होता है, वो ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही वो 3 से 4 साल की उम्र में जाता है, तो उसका इंटरैक्शन समाज के प्रति होता है, वो दूसरों से मिलता है, बातें करता है, उसके जो विचार होते हैं, वो अपने से हट के दूसरों के ऊपर भी जाती है, तो उसके जो समझ का निर्माण है, वो दायरा है, वो बढ़ता है। फिर वो समझता है कि इस समाज में केवल मैं ही नहीं हूँ, बाकी लोग भी हैं, जिनको लेकर हमें साथ में चलना है और उनके नियम हैं जो भी मॉरल है, उसको हमें फ़ॉलो करना है। ठीक है, वाइगॉट्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाला व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का आधार छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या दी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है मेरी बात? गुड आफ्टरनून मोनिका जी। आई थिंक मेरी बात आप लोग को क्लियर हो रही होगी और कोई भी डाउट अगर हो, कुछ भी हो तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस चीज़ को फिर से और अच्छे से आपको बता सकती हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो बता जाइए। अभी हम यहाँ पे वाइगॉट्स्की की बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, जो उन्होंने समाजशास्त्री से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटेट, केवीएस, एनवीएस के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपके प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट इनका था वाइगॉट्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। जो पहले हमने बात की थी वो 3 तत्व थे। क्या थे हमारे? सामाजिक इंटरैक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। उसके सिवा इन्होंने 3 और तत्वों की बात की जिन्हें इस सिद्धांत के आधार रूप माना जाता है, जिसके बेसिस पे इन्हें अपने अपनी थ्योरी को डेवलप किया। ये 3 तत्व क्या थे? जेपीटी, एमकेओ और स्कैफफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक में। चलिए। जेपीडी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जहाँ पे बच्चे का विकसित होने की उसकी जो भी समझ है, उसको विकसित होने की संभावना होती है। वाइगोट्स्की ने संभावित विकास को क्या बोला? कि वाइगोट्स्की ने संभावित विकास के क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता और विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। वाइगोट्स्की जी ने कहा कि यहाँ पे जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वहाँ पे उसकी कुछ सीखने की जो संभावना होती है कोई चीज़ बच्चा सीखने के लिए जाता है, तो वो सीखने के लिए संभावित है, उसके अंदर उत्सुकता है, उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन वो उस चीज़ को तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक उसे किसी की एक हेल्प ना मिले, जो उससे ज़्यादा अनुभवी हो, जो उससे ज़्यादा जानता हो। उसकी मदद से जब वो किसी कार्य को करने की कोशिश करता है, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी
वहाँ पे उसे एक दिशा निर्देशन की ज़रूरत होती है जिस कार्य को वो करने जा रहा है, और उस कार्य करने में जो उसकी सहायता देता है, उस सहायता से वो अपने संभावित क्षेत्र पे पहुँच पाता है। इसी को उन्होंने कहा कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि किसी की सहायता से वो अपने कार्य को पूरा कर सके, ठीक है? तो ये हुआ हमारा संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर के थ्रू बताया है कि यहाँ पे जो लर्नर हमारा होता है, वो होता है इस स्थिति में जहाँ पे उसकी कुछ सीखने की संभावना है। व्हाट कैन आई डू, मतलब वो अपने से खुद क्या कर सकता है, और ये उसका टारगेट है पहुँचने का। और व्हाट कैन आई डू विद द हेल्प, और वो क्या कर सकता है जो किसी के हेल्प के सहायता से वो यहाँ तक पहुँच सकता है। यानी उसका जो संभावित क्षेत्र है वो ये एरिया है जो वो कुछ करने सीखने के लिए चल रहा है, और जब वो किसी की मदद और सीढ़ी या उसकी हेल्प, टेम्परेरी हेल्प जो उसको मिलती है, यानी दिशा निर्देश केवल गाइडेंस देते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये एरिया क्या हो जाता है उसका, ज़ोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया। यहाँ तक क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? तो ये एरिया जो होता है वो किसी की सहायता मदद, वो सहायता मदद उसका मित्र, उसका शिक्षक कोई भी हो सकता है जो उससे ज़्यादा नॉलेज जानता हो, वो उसको अपने जो उसका संभावित क्षेत्र है, जो उसके लक्ष्य प्राप्त करने का जो एरिया है, जो उसका एम है, वहाँ तक पहुँचने में एक सीढ़ी के रूप में कार्य कर रहा है। और यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है वो पता है व्हाट आई कैन नॉट डू, जो जहाँ तक वो नहीं कर सकता, मतलब यहाँ तक तो वो किसी की सहायता से अपने लक्ष्य तक पहुँच पा रहा है, ठीक है? तो ये एरिया जो हमारा होता है वो क्या होता है, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, जो किसी की मदद के द्वारा वो यहाँ तक पहुँचकर अपना कार्य कर सके। इसको हम आगे एक पिक्चर के थ्रू भी समझेंगे। चलिए फिर आगे हम पढ़ते हैं अधिक जानकार व्यक्ति। यहाँ पे जब वो ज़ोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में रहता है तो वहाँ पे जो जिसकी सहायता वह व्यक्ति ले रहा है, जिसकी मदद से वो अपने एम तक या अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाह रहा है, और जो उसको सहायता दे रहा है वो क्या होना चाहिए, उससे ज़्यादा अनुभव, ज़्यादा ज्ञान उसके पास होगा, तो ही वह उसको हेल्प कर सकेगा। उदाहरण के रूप में एक बालक जो अज्ञानी होता है, वह एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर सकता है। यानी कि जो सीखने वाले व्यक्ति का नॉलेज है और जो सिखाने वाले व्यक्ति का नॉलेज उससे ज़्यादा होगा, तो ही यह डेवलपमेंट और अच्छा होगा। इसी को इन्होंने कहा कि मोर नॉलेज टू अदर, जो व्यक्ति उसको सिखा रहा है और जो सीख रहा है उसका ज्ञान उससे ज़्यादा होगा। तभी वह उस चीज़ को सिखा पाएगा। जो उसको हेल्प दे रहा है, जो उसको गाइडेंस कर रहा है, उसका नॉलेज जो सीख रहा है, उस व्यक्ति से ज़्यादा हो। सामान्य शब्दों में बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सीखने वाले व्यक्ति के पास सिखाने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। वाइगोत्स्की ने इसी को क्या कहा? मोर नॉलेज अदर कहा। यानी कि जो व्यक्ति जो सिखा रहा है उसका ज्ञान सीखने वाले से ज़्यादा होगा, तो ही वह उसको ज़्यादा अच्छा विकास कर सकेगा, उसको सही निर्देशन दे सकेगा और ज़्यादा जानकारी दे सकेगा। जैसे जब एक विद्यार्थी शिक्षक के पास जाता है तो उसको यही एस्पेक्ट होता है कि जो शिक्षक है उसके पास उस सब्जेक्ट का ज्ञान ज़्यादा है, जो वो नहीं जानता है वो उसको ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, वो ज़्यादा उसको अच्छे से दिशा निर्देश दे सकता है उसके विषय में जो वो जानना चाहता है। यहाँ तक क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? ठीक है, ये 2 एस्पेक्ट की बात की। फिर तीसरा उन्होंने क्या बोला, इसको अभी हम पढ़ेंगे, स्कैफोल्डिंग, यानी कि ढाँचा। ढाँचा क्या हुआ कि वो सीढ़ी और वो मदद है जो बच्चे को उसके लक्ष्य तक पहुँचने में हेल्प करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए ढाँचे की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके, जिस शिखर पर पहुँचकर वह अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। यानी स्कैफोल्डिंग वो सीढ़ी, वो मदद, एक टेम्पररी हेल्प होती है
जो एक बच्चे को उसके ज़ोन पॉइंट से उसके जो लक्ष्य पॉइंट है, जहाँ पे उसका टारगेट है, वहाँ तक पहुँचने में उसकी हेल्प करता है। वो ये किसी भी रूप में हो सकता है, कुछ हिंट के रूप में हो सकता है, कुछ पिक्चर मतलब जो बच्चा जो सीखना चाहता है, उसके माध्यम से एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। ये पूरी तरह से उसके वहाँ तक पहुँच जाने तक सहायता नहीं की जाती है। मतलब एक उसको सपोर्ट दिया जाता है कि आप अपने लक्ष्य तक वहाँ तक पहुँच जाओ, और जब वो वहाँ अपनी जगह पे पहुँच जाता है, तो वो हेल्प हटा ली जाती है उसके पास से, जब वो सीख जाता है। तो ये एक हेल्प एक सीढ़ी के रूप में उस बच्चे को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में हेल्प करता है। इसको इन्होंने स्कैफोल्डिंग कहा। अब इसको हम एक पिक्चर के थ्रू जानेंगे। जैसा कि आप स्टार्टिंग के इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो बच्ची है, वो क्या कर रही है, एक पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। ये इसका संभावित क्षेत्र हो गया। संभावित क्षेत्र मतलब वो उसने कुछ करने का प्रयास कर रही है, पर वो कर नहीं पा रही है। यहाँ पे उसका पिता क्या करता है, उसको हेल्प करता है। उन चीज़ों को थोड़ा-सा बेसिक स्ट्रैटेजी बताता है कि इस पज़ल को आप किन-किन माध्यम से सॉल्व कर सकते हो और क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फादर क्या कर रहा है, उसको स्कैफोल्डिंग एक ढाँचा दे रहा है, एक बेसिस गाइडेंस दे रहा है उस पज़ल को सॉल्व करने के लिए। और जब वो बच्ची पज़ल सॉल्व करने लगती है, वो अपने पिता के हेल्प से, तो पिता क्या होता है, वो जगह पे से हट जाता है और देखता है कि जो उसका डेवलपमेंट है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है और वो स्वतंत्र रूप से उस कार्य को करने में सक्षम हो गई है। तो यहाँ पे पिता ने क्या किया, स्कैफोल्डिंग का काम किया, एक ढाँचा, एक सपोर्ट के रूप में काम किया, उसको कुछ गाइडेंस और हेल्प दे दी कि किस तरीके से वो इस पज़ल को सॉल्व कर सके। जो उसको हेल्प मिली, जब उसने सॉल्व करने लगा, तो पिता क्या हुआ, वहाँ से हट गया और बच्ची क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, वो उस चीज़ को स्वतंत्र हो गई खुद से करने के लिए। यानी जो उसको पज़ल सॉल्व करना था, वो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर रही है। तो मेन जो इनका था, और जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू और समझ सकते हैं, जैसे एक बच्चा साइकिल सीखना चाहता है, ये उसका संभावित क्षेत्र है कि वो सीखना चाहता है, उसके अंदर संभावना है किसी चीज़ को सीखने के लिए। फिर उसके पिता ने उसको एक सपोर्ट दिया पीछे, जब वो डगमगाता है तो सपोर्ट में क्या, कभी पकड़ लिया, कभी आगे। जब हम अपने बच्चों को भी साइकिल सिखाते हैं तो सपोर्ट में देते हैं कि चलो हम पीछे खड़े हैं, आप चलाओ, हम देखो, मतलब एक उसके अंदर रीइंफोर्समेंट दिया कि हम पीछे खड़े हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो बच्चा भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि नहीं, मैं गिरूँगा तो मुझे, मेरे पीछे जो भी है वो मुझे बचा लेगा, ये मुझे हेल्प करेगा साइकिल को चलाने सीखने में। फिर जैसे-जैसे वो थोड़ा सीखना करता है, बच्चा साइकिल को हैंडल करना सीख जाता है, एक बैलेंस में लेके चलना सीख जाता है, तो फादर जो भी साइकिल सिखा रहा है, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, जो भी वो साइकिल सिखा रहे हैं, वो अपना सपोर्ट छोड़ देते हैं और बच्चा क्या होता है, वो ईज़िली साइकिल को चलाने लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे का जो संभावित क्षेत्र था साइकिल चलाना, वो उसके अंदर थी कि वो चला सकता था। स्कैफोल्डिंग में क्या हो गया कि उसका पिता हो गया, यानी उससे मोर नॉलेज हो गया उसके अंदर। जो पिता है उसको साइकिल चलाने आती है, या जो माता है उसको साइकिल चलाने आती है, वो उस चीज़ में डेवलप है, वो उसने उसको गाइडिंग किया, उससे मोर नॉलेज है। ठीक है? फिर जब उसने देख लिया कि बच्चा अब साइकिल को हैंडल कर ले रहा है, उसको बैलेंस बना ले रहा है, तब उसने अपनी हेल्प को हटा दिया उसके पास से और बच्चा स्वतंत्र रूप से अपनी साइकिल को चलाने लगा। तो इन तीनों एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू पे हम समझ सकते हैं कि ज़ेडपीडी और एमओके और आपका स्कैफोल्डिंग क्या है, यानी कि जो ढाँचा है वो क्या है। ढाँचा और हमारा अ, आपका मोर नॉलेज पर्सन, ठीक है? और हमारा ज़ेडपीडी, इन 3 चीज़ों के आधार पे उन्होंने जो अपना थ्योरी को डेवलप किया। यहाँ तक क्लियर हो रही है मेरी बात आप सबको? आप लोग को जो ना समझ में आया, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं मुझे कि ये चीज़ें आपको नहीं अभी समझ में आई, तो मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगी आपको समझाने की। और अगर समझ में भी आ रहा है, तो भी बताइए कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है? चलिए, जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, अगर मेरी बातें क्लियर हो रही हों, तो एक बार कंफर्म करते रहना कि बातें जो मैं बता रही हूँ आपको वाइगॉट्स्की जी के बारे में, वो सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाइगॉट्स्की जी के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थीं। ठीक है, उसको अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं।
वाइगोट्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। जैसा कि इन्होंने अपने सिद्धांत में पहले ही बताया कि बच्चे का विकास जो होता है वो उसके समाज के इंटरैक्शन और उसके कल्चर और भाषा के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो उनका मेन फोकस था वो था समाज था। जैसे-जैसे बच्चा अपने समाज में घुलेगा, अपने समाज के लोगों को समझेगा, उसका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ेगा, वो उनसे जितना उनका उसका इंटरैक्शन होगा, उसके जो समझ का निर्माण है, उसका जो कॉम्बिनेशन है, वो और डेवलप होगा। और उसका जो कल्चर है, मेन भूमिका कल्चर भी है, उसको एक पार्ट माना कि जैसा वो अपने घर परिवार से सीखता है, जो भी उसके रहने का तौर-तरीका है, हर एक फैमिली का हर एक उसका एक अपनी एक सभ्यता होती है, जिसको उसको पूर्वजों से प्राप्त होता है और वो उन पूर्वजों की सभ्यता को आगे बढ़ाता है। हमारे घर में कई तरह की चीज़ें, संस्कृतियाँ होती हैं, उठने-बैठने, खाने-पीने, शादी-ब्याह हर चीज़ों का एक रिवाज़ होता है, एक संस्कृति होती है। वो इन सब चीज़ को फ़ॉलो करते हुए चलता है, उसके आधार पे वो अपने समझ का विकास करता है। तो इसलिए इनके सिद्धांत को समाज सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया गया और अपने इस सिद्धांत में उन्होंने समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। सेकंड जो हम बात करते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जो बात कही कि जो भी विकास हो रहा है उसके लिए पहले क्या, किसी चीज को सीखना जरूरी है। हम अपने समाज से बहुत कुछ सीखते हैं और उसको सीख के हम अपनी समझ का निर्माण करते हैं, जो उसका विकास होता है। उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है क्या है? अधिगम। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन इन गुणों को बाहर निकालने का कार्य समाज और संस्कृति द्वारा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, जो भी वो कुछ सीख रहा है, जो भी गुण है वो उसके अंदर पहले से हैं और समाज क्या करता है, इन गुणों को बाहर निकालता है, जो भी उसकी स्किल्स है, उसको और निखारता है और आगे अच्छा करता है। अगर व्यक्ति के अंदर ऐसा कोई गुण है जो उसको डेवलप करना है, तो उसको डेवलप करने में कौन हेल्प करेगा? उसका समाज हेल्प करेगा। और ये हेल्प कैसे होगी? समाज के इंटरैक्शन से, यानी सामाजिक अन्योन क्रिया द्वारा होगी। जो भी बच्चा कुछ सीखेगा, वो किसके द्वारा सीखेगा? अपने समाज के द्वारा सीखेगा और जो उसका विकास होगा वो उसकी संस्कृति, जो भी उसकी सभ्यता है, उसके थ्रू पे वह उसको विकसित करेगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, वाइगोट्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। जो इन्होंने मेन टॉपिक आगे जो डिस्कस किया, इन्होंने क्या बोला कि समाज के साथ इसका जो अन्योन क्रिया है वो होना इंटरेस्टिंग। जितना वो अपने समाज से घुलेगा मिलेगा, जितना उसका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, यहाँ पे बच्चा जैसे जैसे बाल्यावस्था में पहुंचता है, उसका जो दायरा होता है, सामाजिक दायरा, वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। वो स्कूल जाने लगता है, स्कूल में अपने मित्रों से, शिक्षक से मिलता है, बाहर जाता है, बाहर के समाज में बहुत लोगों से मिलता है, उनसे इंटरैक्शन होता है। उनके इंटरैक्शन के द्वारा वो बहुत कुछ सीखता है, उसका जो संज्ञान है वो बहुत कुछ डेवलप होता है, उसके बारे में वो अपने समाज और संस्कृति के बारे में जानना स्टार्ट करता है। और इन सब चीज़ों को जानने के बाद वो अपने अनुभव और किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? भाषा का। भाषा ऐसा टूल है, ऐसा औज़ार है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभव को एक्सप्रेस करता है। अगर भाषा ना होगी तो व्यक्ति इंटरैक्शन किसी से कैसे करेगा? इसलिए अगर किसी से हमें इंटरैक्शन करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है हमारा? भाषा। तो भाषा जो होती है वो इसमें हमारे संज्ञानात्मक विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। नेक्स्ट इन्होंने जो बात की थी तो वो थी, वाइगोट्स्की ने छात्र के अधिगम हेतु ज़ेडपी यानी ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेज टू अदर और स्कैफोल्डिंग संप्रतीक को माना। यानी कि व्यक्ति का जो संभावित विकास है वो किसी अपने से ज़्यादा जानने वाले व्यक्ति की सहायता से वो और आगे बढ़ सकता है। यानी जो वो चीज़ सीखना चाहता है और जो उसे ज़्यादा नॉलेज का हो, जो उससे ज़्यादा ज्ञान उस चीज़ को करने में रखता हो, जो उसको एक हेल्प देने की कोशिश कर रहा हो, उसे ज़्यादा नॉलेज हो और वो स्कैफोल्डिंग यानी एक ढाँचा, एक सीढ़ी, एक हेल्प, एक सुविधा ऐसा प्रोवाइड करा रहा है, जो उसको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में
मदद कर रहा है। ये आपकी हो गई संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धियों की उनकी कुछ विशेषताएं जो मैंने यहाँ आपको डिस्कस की। जो इनके सिद्धांत के मुख्य मुख्य पॉइंट थे जिन्होंने जिसके बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप किया। इन सब पॉइंट्स को याद करने से क्या होगा, कभी कभी ये टॉपिक सीधे सीधे पूछ देते हैं कि समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो जहाँ पे भाषा संस्कृति का आता है वहाँ किससे रिलेटेड हो जाता है, वो वाइगॉट्स्की से रिलेटेड हो जाता है। फिर इन्होंने भी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड मोर नॉलेज टू अदर और स्कैफ फोल्डिंग की जो बात की वो किससे रिलेटेड हो जाता है, वो हमारे वाइगॉट्स्की जी से रिलेटेड हो जाता है। और जहाँ अंतःक्रिया की बात हो रही है, जो भाषा समाज और संस्कृति की जो अंतःक्रिया व्यक्ति करता है वो किसकी बात हो जाती है, वो बात होती है वाइगॉट्स्की की। यानी कि समाज में जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है वो नकल या अनुकरण द्वारा, जैसा वो दूसरों को देखते हुए करता है वैसा ही वो सीखता है और अपने अंदर उसको समाहित करता है और वैसे ही करने की क्रिया करता है। यानी वहां पे क्या होता है, व्यक्ति और जो समाज है उसका इंटरेक्शन हो रहा और इन दोनों के इंटरेक्शन से उसका जो एक नया विकास, जो एक समझ है, संज्ञान है, उसका विकास हो रहा है। वो कुछ नया सीख रहा है अपने एनवायरनमेंट से। और इसमें एक मुख्य भूमिका क्या निभाती है, हमारा कल्चर, हमारे रहन सहन की जो भी व्यवस्था है, जैसे हम रहते हैं उसको हम जो लेके चलते हैं। हर फैमिली का, हर परिवार का कल्चर अलग अलग होता है। उन कल्चर्स को वो लेकर आगे बढ़ता है। उनकी वो सभ्यता क्या होती है, उनके पूर्वजों से मिलती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके द्वारा आगे बढ़ती जाती है। और भाषा के द्वारा ही वो अपने विचारों को, अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। इसलिए इनकी थ्योरी की जो मेन चीज थी वो क्या थी, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति, और तीन तत्व जो उन्होंने लिए, जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग। इनके सिद्धांत को जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक मैंने इनकी विशेषताओं के बारे में बात की। नेक्स्ट जो हम चलते हैं कि वाइगोट्स्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर क्या था, जो मेन डिफरेंस थे वो क्या थे। वाइगोट्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते थे, वहीं पियाजे संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। यानी वाइगोट्स्की जी ने जो अपना सिद्धांत डेवलप किया वो किसको लेकर मुख्य केंद्र में, समाज और संस्कृति को लेकर किया। और पियाजे जी ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास डेवलप किया कि बच्चे का समझ का निर्माण क्या होता है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे होता है। यानी कि जो भी बच्चे का जैसे जैसे अपने एज में जाते हैं उस हिसाब से उनका समझ का निर्माण होता है। ठीक है, जो सेकंड उन्होंने बोला कि वाइगॉट्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचार वाले थे और वह पियाजे के संज्ञानात्मक विचार वाले, दोनों लोग क्या थे, संज्ञानात्मक विचार वाले थे। लेकिन पियाजे का क्या था कि वो फिजिकल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट देते थे और वाइगॉट्स्की सामाजिक संरचना के विचारों को महत्व देते थे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो क्या है, वाइगॉट्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते थे। यानी जो भी अधिगम जो भी मार्गदर्शक है, जो भी वो बच्चा सीख रहा है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट था कि अधिगम मतलब वो कुछ उसके अंदर सीखने की ललक हो, वो कुछ सीखना चाहता हो। ठीक है। और वहीं पियाजे जी ने क्या कहा कि अधिगम आत्म सक्रियता का भाग है, मतलब जो भी बच्चा करता है वो खुद करके सीखता है और वो अपने समझ का निर्माण खुद से करता है, वो कुछ करके सीखता है। और इन्होंने क्या बोला कि बच्चा पहले सीखता है फिर करता है। तो ये इनका मेन डिफरेंस था। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में भाषा का। वहीं पियाजे जी इसके ठीक विपरीत कहते हैं। वाइगोट्स्की कहते थे बच्चे के अंदर पहले विचार आते हैं, फिर विचार जैसे आते हैं वैसे वैसे उनकी भाषा का विकास होता है। और पियाजे जी क्या कहते थे, बच्चों में पहले भाषा का विकास होता है, पहले वो कुछ बोलना शुरू करते हैं, फिर वो अपने विचारों को प्रदर्शित करना सीखते हैं, फिर उनके अंदर विचार जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। ये इनके कुछ डिफरेंसेस थे जो वाइगोट्स्की और पियाजे के सिद्धांत में था। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि शिक्षा में वाइगोट्स्की के सिद्धांत की क्या भूमिका है, रोल ऑफ वाइगोट्स्की थ्योरी इन एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में इनका क्या था। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का अहम योगदान है। इस सिद्धांत का उपयोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अधिगम करवाने हेतु किया जाता है।
या अध्यापक को यह विश्वास दिलाता है कि उनके द्वारा छात्रों को उत्तम तरीके से संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है। जो भी छात्र है जब वो शिक्षा के लिए स्कूल ग्रहण करने के लिए आता है, तो जो हमारा शिक्षक होता है, वो क्या होता है उससे मोर नॉलेज उसके अंदर होता है, जो बच्चा सीख रहा है। और वो यहाँ पे बच्चे को क्या करता है, एक सहायता प्राप्त करता है उसे कुछ नई चीज को सीखने में। यानी कि वहाँ पे वो क्या होता है, एक सुविधाकर्ता के रूप में होता है या अधिगमकर्ता के रूप में होता है, जो बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने में उसकी सहायता करता है। ये हेल्प उसके टीम वर्क में भी हो सकता है, वो एक टीम में रहवा कर बच्चों को रख के कार्य करा सकता है। नई-नई चीज़ों को प्रस्तुत करके उसमें उसके सामने नए-नए चैलेंजेस देके बच्चे को कुछ नया सिखा सकता है। वहाँ पे वो एक हिंट के माध्यम से एक स्कैफफोल्डिंग का काम करता है, जो एक शिक्षक होता है, बच्चे को उसके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। दूसरा उन्होंने बात किया कि यह किसी जटिल प्रकरण को सरल बनाने एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु अत्यंत लाभदायक है। यानी कि जो भी एक बच्चे को सीखने में लर्नर जो है उसको सीखने में जो दिक्कत होती है, जहाँ पे एक नॉलेज वाला पर्सन जब आएगा, तो वो उसके जो सीखने का जो उसके लिए जो बच्चा सीखने आया है उसके लिए जो हार्ड है, वो चीज़ सीखना है और जो उससे मोर नॉलेजेबल है पर्सन है, वो उस चीज़ को सीखने में उसे क्या करेगा, उस चीज़ को आसान करेगा, उसकी हेल्प करेगा, सुविधा करेगा और इसको क्या होता है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो और अच्छा बनाता है। नेक्स्ट जो बात करें हम, वो क्या होता है वाइगोट्स्की का यह सिद्धांत बालक को समाज और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है। मतलब जो भी उसमें मॉरलिटी डेवलप होती है, वो किसके थ्रू होती है? उसके समाज के द्वारा होती है और जो भी उसका कल्चर उसके फैमिली से, उसके परिवार वालों से उसे मिल रहा है, तो उससे उसमें क्या जुड़ता है? वो अपने समाज और प संस्कृति से जुड़ेगा, तो उसके अंदर जो नैतिक विकास होगा, वो बहुत अच्छा होगा, वो काफ़ी अच्छी चीज़ों को सीखेगा, वो जानेगा कि जो बच्चा है, वो हमारी सभ्यता क्या है, हमें अपने समाज में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या उसके लिए उचित है, क्या अनुचित है, उसे अपने लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, उसे जो हमारे नियम हैं, जो हमारे मापदंड बनाए गए हैं व्यवहार करने के जो मानक हैं, वो उनको फ़ॉलो करेगा, उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से करना सीखेगा। ये सब चीज़ों में क्या होता है वाइगोत्स्की का सिद्धांत बालक को समाज और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है, जो छात्रों में क्या करता है उसके नैतिक मूल्य का विकास करता है। जैसे मैंने बताया कि उसका जो मॉरल है जितना वो अपने समाज से इंटरैक्ट होगा और अपने कल्चर को फॉलो करेगा, तो क्या होगा उसके अंदर जो मॉरलिटी है, किसी चीज़ को समझने की नैतिकता का जो विकास है वो सबसे अच्छा डेवलप होगा। और यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, वो जितना मॉरल होगा वो अपने समाज के प्रति उतना ही अच्छे व्यवहार करेगा, उसका जो एटीट्यूड होगा दूसरों के प्रति वो उतना ही अच्छा होगा। फिर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो अधिगम का सिद्धांत को महत्वपूर्ण भाग माना गया। जो वाइगोट्स्की का सिद्धांत है इन्होंने अधिगम को यानी कुछ सीखना जो हम अपने वातावरण से जो हम अपने समाज से सीख रहे हैं, उसको इन्होंने मेन इम्पोर्टेंस दिया कि हमारा जो भी हम अपने समाज में सीखते हैं उसमें हमारा अधिगम क्या होता है, वो मेन रोल निभाता है। यह छात्रों में क्या करता है समाज और संस्कृति की भूमिका दर्शाने का कार्य करता है। यह छात्रों में संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज द्वारा मार्गदर्शन या दिशा निर्देशन के को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। यानी जो समाज है वो बच्चे का क्या करता है व्यक्तित्व विकास में उसके सर्वांगीण विकास में एक दिशाकर्ता या निर्देशकर्ता की भूमिका निभाता है, जो उसको एक सही डायरेक्शन देता है कि उसका डेवलप किधर जाना है और वो किस क्षेत्र में हो कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो इनके जो थ्योरी का मेन जो था वो क्या था बच्चे का विकास का मुख्य केंद्र क्या था समाज। वो अपने समाज के द्वारा निर्देशित होता है। उस निर्देशन के द्वारा वो अपने कार्य को आगे बढ़ाता है और अपने विकास को एक अपने उचित संभाव्यता क्षेत्र तक ले जाता है जहाँ तक वो पहुँच सकता है अपने समाज और संस्कृति के हेल्प के द्वारा। और इस हेल्प के द्वारा उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उसकी मॉरलिटी डेवलप होती है, उसका समझ का निर्माण होता है, लोगों के प्रति उसकी नज़रिया में परिवर्तन होता है, उसका जो विकास होता है वो एक सही दिशा में जाने लगता है। व्यक्ति का समाज जैसा मिलेगा उसका विकास भी वैसा होगा।
और जितना इसीलिए समाज को यहाँ पे उन्होंने मुख्य केंद्र माना कि जो उसका डायरेक्शन होता है, जो उसका समाज होता है, वही उसको उसके समझ के निर्माण में हेल्प करता है। बच्चा जितने अच्छे समाज में विकसित होगा, जितने अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट होगा, उसका जो सामाजिक कल्चर जितना अच्छा होगा, उसका जो विकास है वो उतने हाई लेवल तक पहुंचेगा, वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है मेरी बात आप सबको? चलिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट हो रहा हो या कुछ भी हो सकता है तो आप पूछ सकते हैं। जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो लोग पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कोई परेशानी ना हो रही हो। तो फिर ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया हो तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर आएंगे, बात करेंगे, आगे की बात करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को बातें मेरी क्लियर हो रही हैं? तो आज जो हमने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा? वाइगॉट्स्की जी के थ्योरी में। अभी हमने तीनों थ्योरी, जो मेन इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, प्याजे जी का, जीन प्याजे जी का सिद्धांत, और कल हमने कोलबर्ग को पढ़ा था, आज हमने वाइगॉट्स्की को पढ़ा था। जो बच्चे सीटेट की तैयारी करें, इन सब जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी जिस भी क्षेत्र में जो शिक्षा से रिलेटेड में जाते हैं उनमें सीडीपी आती है, और इन तीनों से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये जो तीन इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो मैंने आपके सामने ले आया, इसके सारे जो फैक्टर्स थे वो बताए कि जो मेन मेन थ्योरी में क्या थे। अगर इन थ्योरी को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो जो आपको क्वेश्चन क्रैक करने में दिक्कत नहीं होगी। इनके थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आज डिस्कस किए हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो एक बार क्लियर कर देना आप सब मुझे। तो बताते रहिएगा कि आज का मेरा सेशन आपको कैसा लगा, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी। और जो लोग मुझसे ज्वाइन हो रहे हैं उनको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस और चैप्टर्स, टॉपिक्स जो है ले आ सके और अच्छी तरीके से समझा सके। तो अपना फीडबैक भी आप सब देते रहिएगा कि मेरी क्लास आप लोग को कैसी लग रही है। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लग रही हो तो एक बार जरूर लाइक करते जाना। नेक्स्ट जो है कि आपको नोट्स की जो भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप फिल फॉर्म के ऐप को डाउनलोड करके पता कर सकते हैं, या जो नंबर आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट का भी जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं उससे भी संबंधित जो नोट्स है उस सब के बारे में भी आप जानकारी कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जाते जाते मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो मेरी पीजी जो यहाँ पे फिल फॉर्म पे तैयारी कराई जा रही है, केवीएस एनवीएस की और डी ट्रिपल एसपी की भी तैयारी कराई जा रही है। पीजीटी टीजीटी की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ये लगभग पूरा मंथ अगस्त का खत्म हो चुका है, सितंबर मंथ शुरू हो चुका है और आपके कोर्सेस 1 महीने होने वाले हैं, सारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितनी जल्दी आप सब ज्वाइन होंगे, आप कोई नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, हर चीज़ें आपको क्लास मिलती रहे, प्रोवाइड होती रहे, तो आप लोग इसके लिए हमसे फिलर फॉर्म से जुड़ते रहिए। हमारी सीटेट की बैचेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। यदि ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो टीजीटी पीजीटी की है फुल कोर्सेज दिए जा रहे हैं। ओके, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगती है, और कुछ भी आपको इससे प्रॉब्लम भी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस फीडबैक से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, या हमारे पढ़ाई में कुछ कमी हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को जब तक आप बताएँगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि आपका फीडबैक क्या है, आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं बातें। तो अपना फीडबैक बिल्कुल देना ना भूलिएगा, और मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।